अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जो बयानात अभी आप देख रहे थे ये अक्कासी करते हैं हमारे मुल्क के जो सियासी मंजरनामे में मौजूद तजादात हैं और कम अज़ कम इल्ज़ामात की हद तक और उसी की अक्कासी भरपूर तरीके से बयानात कर रहे हैं। और सवाल हर बार ये उठता है कि कौन सी जमात किस तरीके से इक़्तिदार में आई। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इमरान खान साहब का भी दौर गुजरा उसमें मुसलसल इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहकर मुखातिब करते रहे और फिर वोट को इज्जत दो का नारा इस सूरत हाल में लगाया गया, इस इल्ज़ाम के तहत लगाया गया कि इमरान खान साहब को ख़ास फेवर देकर इक़्तिदार में लाया गया। और फिर इलेक्शन चोरी होने का इल्ज़ाम भी आप बार बार सुनते आए होंगे। उस वक्त की अपोजिशन जो एक पेज का बात होती थी और खान साहब उसको बहुत फ्लॉन्ट करते थे, बड़े खुश होते थे इस बात के ऊपर कि पहली बार है कि सिविल अस्करी ताल्लुकात अच्छे हैं, हुकूमत इसी हिसाब से चल रही है। इसके ऊपर तंज किया जाता था उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब अभी जब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने ये भी बयान दिया बड़ा जज्बाती होकर, उन्होंने कहा जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली इदारों की तरफ से, अगर उनको मिलती या उनकी जमात को मिलती उसका 30% हिस्सा भी, तो रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर जाता। ये शिकवा शहबाज शरीफ साहब ने किया और सब ने सुना। अब आज इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी आपने सुना है आगाज़ में। वो ये कहते हैं कि जो पंजाब का ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें कोई ख़ास सपोर्ट हासिल है। ये इशारतन तो इसी तरफ बात जा रही है, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि 2013 में एक ब्रिगेडियर के ज़रिए इंजीनियरिंग की गई, सियासी इंजीनियरिंग नून लीग के लिए, और अब भी वही सिलसिला जारी है इन 20 सीटों के इंतखाब के हवाले से। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इल्ज़ाम है इमरान खान साहब का, जो कि उनके सियासी मुखालिफिन के हवाले से नहीं है बल्कि जिनको वो आजकल न्यूट्रल्स कहकर मुखातिब करते हैं उनके हवाले से है। और इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया, सियासी इंजीनियरिंग हो गई, तो ये तौहीन होगी जमहूरियत की और अदलिया का भी इम्तिहान होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बयान दिया जिसके तस्करा हर वक्त हो रहा है आजकल और खान साहब खास तौर पर कर रहे हैं, उसका भी हवाला दे दिया आज उन्होंने दोबारा कि ये लोग इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई इसलिए थी कि ये 15 साल का इमरान, इनको शक था और डर था कि इनको जेलों में डाल दिया जाएगा और खान साहब एक लंबी प्लानिंग के साथ आए। ये है एक इशू है जिसके ऊपर आज हम एक तो तफसीली तौर पे बात करेंगे कि क्या ये सवालात हमेशा उठते रहेंगे कि हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो किस तरीके से इक़्तिदार में आती हैं, और दूसरी बात ये कि क्या वाकई जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में, ये सियासी मुदाखलत के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं क्या इसके बगैर नहीं हो सकता था? ये एक सूबाई लेवल का इंतखाब है, इसके अंदर इतने बड़े इल्ज़ामात की क्या गुंजाइश है? राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, कहा कि खान साहब जो खुर्रम दस्तगीर के बयान का सहारा ले रहे हैं इसका मतलब तो बैरूनी साजिश की बात कहाँ गई। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा एक इशू ये है जो सबसे अहम इशू होना भी चाहिए और है भी इस मुल्क का और दुनिया का भी संभाव, जो मुआशी सूरत हाल है। लेकिन हम क्योंकि IMF के पास जाते हैं तो उस हवाले से एक हौसला अफजा खबर वज़ीर ख़जाना ने यह दी कि एक हमें पैकेज का, बेल आउट पैकेज का जल्द तौसी कर दी जाएगी, और ये भी उन्होंने ऐड किया उसमें कि कर्ज की रकम भी बढ़ने की तवक्को है। एक और बयान सेपरेटली आया चीनी मंदूब का, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के IMF के साथ ये जो मुआहदा है ये हो चुका है और इसके बाद अब चीनी बैंकों के कंसोर्शियम ने भी पाकिस्तान के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की फराहमी की मंजूरी दे दी है। लेकिन ये दो बातें तो ठीक, लेकिन जो IMF के मुआहदे की शराइत हैं जो आज ज़राए से कोट हुई, इसका हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद तो महंगाई की सूरत में आवाम के ऊपर मजीद बोझ बढ़ जाएगा। उसका मुकाबला हुकूमत कैसे करेगी और अवाम कैसे उसका मुकाबला करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते आएंगे तो अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करेंगे, जिससे आगाज़ में आपको बताया, जो आज इमरान खान साहब ने एक या तो सियासी नौयत के इल्ज़ाम तो लगते थे, लेकिन आज जो वो बात कर रहे हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होने जा रही है जो पंजाब में 20 सीटों का इंतखाब होना है उसके हवाले से, और जो दीगर मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं सेनेटर रौन अब्बास साहब, सदर हैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के, और बैरिस्टर एहतशामुद्दीन साहब को भी हमने दावत दी है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं और उनसे अक्सर हम रहनुमाई हासिल करते रहते हैं कानूनी और सियासी मामलात पे। प्रोग्राम में हमें तारिक फजल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब से भी उनकी जमात का मौक़िफ़ जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ सेनेटर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। एक तो कुदरत का कमाल लगता है क्योंकि थ्रू आउट द टाइम जब आप हुकूमत में थे तो आप लोगों को सिलेक्टेड कहा जाता था हर रोज़, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, और वैसे भी एक तासुर भी था, इल्ज़ामात की भी एक लंबी फहरिस्त है इस हवाले से, और फिर एक आपके जो मामलात भी रहे वो भी एक समहाउ एक एविडेंस रहते थे। लेकिन आज आप एलेबोरेट कर सकते हैं कि कैसे आपको लगता है कि असरअंदाज हुआ जा रहा है इन 20 सीटों के इंतखाब के ऊपर? सूबाई सतह का इलेक्शन है ये पंजाब का।
जो हमें जब सिलेक्टेड कहा जाता था या जब ये इस वक्त की हुकूमत या अपोजिशन कहा करती थी तो उनकी अपनी एक लॉजिक्स और मंतक हुआ करती थी सब। और आपने वो देख लिया, अगर हम इतने सिलेक्टेड होते तो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को एक तरीके से मतलब आउट किया गया और हमें हुकूमत से बाहर निकाला गया, तो शायद मामला इस तरीके से ना होते अगर हम सिलेक्टेड होते। लेकिन जो बाय इलेक्शन हो रहा है इसमें बाय एंड लार्ज चीजें ऐसी तरह जा रही है जिसमें इंडिकेशंस बड़ी क्लियर है, और उसमें सबसे बड़ा रोल खुद इलेक्शन कमीशन का है। आप ये देखिए डिलिमिटेशंस के हवाले से इस वक्त जो सबसे बड़ा शोरश है कि इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन अपनी अपनी मर्जी से करनी शुरू कर दी है, यानी कि ये हल्के उठा के उधर डाल दिए। उसके बाद दूसरा काम जो उन्होंने किया वो जो बेसिकली जो इलेक्टोरल वोट्स थे उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तीसरा अब ये देखिए जो सबसे बड़ा इशू है कि इस वक्त जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे जो हुकूमती मशीनरी है उसका इस्तेमाल तो अपनी जगह पे, इस वक्त डेवलपमेंट फंड्स जो है इन 20 हल्कों में वो धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी अरबों रुपए के डेवलपमेंट काम जो है इन 20 हल्कों में होने शुरू हो गए। और तो और जो हमारे लोग वहां पे लड़ रहे हैं वहां पे उनकी खिलाफ केसेस इस वक्त कम बेश 7 लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों पे या उन पे खुद पे या उनके रिश्तेदारों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सो इतनी सारे मामला चल रहे हैं 20 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, ये इंडिकेशंस जो बहुत क्लियर है कि इस वक्त जो एक हुकूमती मशीनरी है, जो एक पूरा सिस्टम है, वो इस वक्त जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो इस वक्त की हुकूमत है, उनके लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ताकि किसी तरीके से पंजाब में जो एक बहुत बड़ा अपसेट एक्सपेक्टेड है 17 जुलाई को, अगर इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त 12 या 13 सीटें हम जीत जाते हैं और उसके नतीजे में पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आती है, तो मेरे ख्याल में सिस्टम खुद को भी शायद ये इतना बड़ा जो ट्रेमर है, तो धचका है, वो बर्दाश्त ना कर सके। तो उनको बचाने के लिए सिस्टम ये कर रहा है। आई एम श्योर ये बहुत वैलिड आर्गुमेंट है। ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटर साहब खान साहब कह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एविडेंस तो आपके पास होगी। जो बातें आप कह रहे हैं इसके ऊपर मैं बताती हूँ कुछ जो रिस्पांस आया डीआरओ मुल्तान का भी, लेकिन ये जो कैटेगोरिकली खान साहब कह रहे हैं कि 2013 में भी एक ब्रिगेडियर साहब थे, नाम लेकर वो ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और उसी सिलसिले का काम अब भी किया जा रहा है। इसकी क्या सबूत है? आप ऑन ग्राउंड हैं, आप इस वक्त इंतखाब की तैयारियों में भी हैं, तो उस पर आप क्या, किस बेसिस के ऊपर खान साहब इतना कैटेगोरिकली ये इल्जाम लगा रहे हैं? यकीनन जो इन्फॉर्मेशन खान साहब के पास है, तो आई एम नॉट प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। मैं आपको लोकल साउथ पंजाब के कई ऐसे एमपीएस का बता सकता हूं जो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थे इन इटसेल्फ कि शायद पीटीआई की टिकट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या पीटीआई जो है ना इस वक्त कौन फोर्सेस पीटीआई को सपोर्ट कर रही नहीं है। और उनको कई ऐसे दोस्त हैं जिनको फोन भी आए कि जी आपने यहाँ लड़ना है वो नहीं लड़ना। तो खान साहब के पास को बहुत ज्यादा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मैं साउथ में जरूर देख रहा हूँ। उसमें ऑन साहब कौन सी नई बात है? आपके तो इत्तेहादी भी ये एक बात ऑन रिकॉर्ड मानते हैं कि उनको कॉल्स आती थी तो वो कानून साजी के लिए जाते थे। ये कोई पीटीआई के लिए नई बात तो नहीं है। अच्छा, मसला वो एक अलग चीज है, वो उनके अगर कोई ऐसा इशू होता था। मैं तो इस वक्त एक आम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। याद रखिए जो जिमनी इलेक्शन का बाय इलेक्शन है नॉर्मली हुकूमत का इलेक्शन होता है, और जो कैंडिडेट्स हैं वो इफ्स एंड बट्स में बहुत ज्यादा होते हैं कि डेवलपमेंट फंड कहां से मिलेगा, डीसी क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ ये रिलेक्टेड है कि उस दिन इलेक्शन डे वाले दिन हमारी बेसिकली इमदाद कौन करेगा। मुझे तो जो मेजोरिटी मेरे कैंडिडेट्स, हमारे 8 ऐसे साउथ पंजाब के इलेक्शंस हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो ये नहीं समझ रही कि रात को जब शाम को इलेक्शन रिजल्ट खत्म होगा 5 बजे के बाद, तो जब इलेक्शन को जो पोलिंग स्टाफ है उसको शिफ्टिंग करनी है टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन, असल धांधली उस वक्त होनी है। सो इस वक्त ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा जो रोल है, जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स नून लीग और खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उस पर बहुत बड़े सवाली निशान आता है। वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन हिमसेल्फ, वो दोनों हुकूमत वाली साइड के ऊपर पुश कर रहे हैं इस वक्त। तारिक फजल चौधरी साहब, आप लोग जिस तरह मैंने ऑन साहब से भी कहा कि सिलेक्टेड होने की बात तो आपसे सुनते थे, आप लोगों ने तो पीडीएम इस नाम के ऊपर बनाई कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बनाई हुई इत्तेहादी हुकूमत को भी किसी के सहारे पर आने का इल्जाम लगाया जा रहा है। पंजाब में जो आइंदा इंतखाबात होने हैं उसको भी इमरान खान कह रहे हैं कि आप किसी की सपोर्ट से वो इलेक्शन लड़ेंगे, इसीलिए आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होकर बैठे हुए हैं कि आप इसका मुमकिना तौर पे कैसे इस इल्जाम का दिफा कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल आप लोग जो बयानियां देते थे उसके मुखालिफ आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो आप ये कहेंगे सिंपल मेजोरिटी पे मुश्तमिल नहीं थी, उनके साथ इत्तेहादी जमातें शामिल थी और उन्होंने हुकूमत बनाई। वही इत्तेहादी जमातें हमारे साथ शामिल है, तो आज हम गवर्नमेंट में। पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि बहुत सारे सवाल इस हवाले से भी किए जाते हैं कि जनाब वो आईनी हुकूमत थी और इस हुकूमत का स्टेटस। पहली बात तो ये हुई है जो इमरान खान साहब की हुकूमत का था,
कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द पार्टीज। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जी कि ये हमने नहीं कहा था, ये इनके अपने जो हैं वो ये बात बरमला कहते रहे हैं कि हम साजी हो, कोई और मरला हो, साथ जोड़ के रखना हो तो हमें फोन आते थे। हमने तो नहीं कहा। इसलिए इसकी वजाहत ये दे सकते हैं कि फोन किसके आते थे या नहीं आते थे। हमारी तो आपको पता है जब से गवर्नमेंट आई है, अल्लाह के फजल से ना तो हमने कहा कि किसी को फोन की जरूरत है, ना हमारे किसी कादी ने कहा कि हमें को फोन आते हैं। और उसके बाद भी हमारे मुकदमात हैं, बहुत सारी और चीजें आपको पता है चल रही है, वो उसी तरह चल रही है। कहीं से आप बताएं कि हमें किसी तरह की गहरी मदद हमने मांगी हो, किसी की सपोर्ट हमने मांगी हो। बाकी ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो पिछले साल 4 साल पौने 4 साल लेकिन तारिक फजल साहब, ये तो जब इमरान खान पे इल्जाम लगता था तो मानते तो वो भी ये बात नहीं थे, बल्कि वो तो बड़ा फ्लॉन्ट करते थे इस बात को कि 1 पेज है और ये तो आइडियली होना भी ऐसा ही चाहिए, और सब हम भी यही बात करते थे। लेकिन आपके ऊपर वो बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं इस सिलसिले में। इस पे अब आप सिर्फ आपका एक रिस्पॉन्स तो अहमियत नहीं रखेगा, ये बात सामने रखनी होगी कि आप लोग हुकूमत में आए तो आपको कोई खास किस्म का सपोर्ट हासिल नहीं थी, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? क्योंकि फिर आप इमरान खान साहब के लिए भी प्रूफ तो कोई नहीं था उस वक्त। मैंने आपको तारिक साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आपको अब हम कोशिश करेंगे, हमसे आपने वादा किया था स्टूडियो आने का कि आप यहाँ पहुंच जाएं, या आवाज हम बेहतर करके दोबारा आपकी तरफ आए। मैं बैरिस्टर एहतशाम साहब का ओपिनियन ले लेती हूँ उसके ऊपर। बैरिस्टर साहब, आपको एक डेजा वू वाली कैफियत नजर आती है जब हर सियासी जमात, एक ये बहुत पुराना एक डिबेट है हमारे मुल्क में कि क्या सियासी जमातें अपने सियासी तरीके से ही हुकूमत में आती हैं या गैर सियासी तरीकों उसके ऊपर हावी रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं उसमें आपको कितनी वेटेज नजर आती है? बहुत शुक्रिया अफसा। मसला सिर्फ ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या रियासत के मामला में, वो अपनी जगह पर है, पिछले 74 साल से है और उसके वाज़ेह सबूत मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है तो वो गलत होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब भी कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट में आती है तो उसके लिए वो सपोर्ट बिल्कुल जायज होती है, ठीक होती है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं, ऑपोजिशन में जाते हैं, तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत के अंदर गलत है। यानी कि जो असूल है वो तो एक ही हो सकता है ना, या वो सपोर्ट दुरुस्त है या वो गलत है। अगर आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं आप कहीं सही है, और अगर आपके सियासी मुखालफीन को सपोर्ट कर रहे हैं आप कहीं गलत है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मौकिफ गलत है। यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आप हैं किस तरफ, आप चाहते हैं। अब इमरान खान साहब जितनी देर तक खुद हुकूमत में थे, जनरल बाजवा के हवाले से उनके बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़े मुहज़्ज़ब हैं, बड़े जबरदस्त आर्मी चीफ हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल होना अच्छी बात है। लेकिन जब इमरान खान साहब निकल गए हुकूमत से तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद, तो उन्होंने न्यूट्रल को एक गाली बनाकर जलसों में बोलना शुरू कर दिया। आज का भी जो उनका स्टेटमेंट है, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग वेयर द प्रॉब्लम इज। आज वो कह रहे हैं कि अगर घर पर डाका डले तो चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि उनका मतलब ये है कि हमारे घर पर डाका डल चुका है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर। इस वक्त जो हम पर हुक्मरान मुसल्लत है वो डाकू हैं, जैसा कि वो हमेशा से कहते हैं। तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? और वो उनको न्यूट्रल ही कहते हैं ना हर वक्त। तो उनका मतलब ये है कि चौकीदार भी डाके में शामिल होंगे। मतलब कि ये बड़ी सख्त जुबान है, बड़ी सख्त लाइन है जो कि वो ले रहे हैं। आज अगर यही इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब चाहते ही है कि वो कहें कि हम बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते वजीर आजम के तौर पे, क्योंकि इमरान खान को लगता है चोर है, डाकू है। अदालत क्या फैसला करती है वो और बात है, ही डजंट इवन केयर अबाउट दैट। तो वो आज अगर इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात मान ले तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट ठीक है। यानी खुद इस्टेब्लिशमेंट से तकाजा कर रहे हैं इमरान खान साहब, आप न्यूट्रल क्यों हैं? आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप हुकूमत में अगर आए और अब ये जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं आपके दौरे हुकूमत में, उस्मान गुलजार साहब के हवाले से भी आपके इल्म में होगा कि एंटी करप्शन के थाने में FIR रजिस्टर हुई है कि उन्होंने नॉर्फॉक के नाल की सरकारी जमीन अपने नाम पर एक जाली लेटर के जरिए मुंतकिल कराई है, बैक डेट्स में जाकर 1986। FIR दर्ज हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। कल मेरी
साहब, मैंने उनसे पूछा आपने जाती तौर पे इसके ऊपर तो बैरिस्टर साहब कल वजीर कानून ने, विफाकी वजीर कानून ने कह दिया कि ये तो हमें बनाना ही नहीं चाहिए था केस। हुकूमत की सतह के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस अगर लगा दिए जाएं एहतजाज में बाहर निकलने के लिए, तो नून लीग तो उनके ऊपर भी गुड कॉप बैड कॉप बजाय ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं यास्मीन राशिद के ऊपर क्यों बनाया मुकदमा, दूसरी तरफ बन भी रहा मुकदमा। अभी जो बुजदार साहब के हवाले से छापे पड़े उस पर कल मैं सुन रही थी वजीर कानून को। मैं अगर आप वापस आपकी तरफ आऊंगी इस बात के ऊपर जो अभी आपने की है, लेकिन ऑन साहब का कॉमेंट इस चीज पे, ऑन साहब की अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें, आपके पास पंजाब के अंदर जो लोग थे मुनहरिफ हुए जो बाद में जिन्होंने सपोर्ट किया इस हुकूमत को, हमजा शहबाज साहब को, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे। एक एग्जांपल अगर सिर्फ हम देख लें, जो सलमान नईम साहब हैं, उन्होंने आपके स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्तान से पीटीआई का फेस शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको इंडिपेंडेंट रह के हरा दिया था। तो अब फिर इस क्या नताइज देखे जाएंगे कि जब शाह महमूद साहब के बेटे उनके मद्दे मुकाबले हैं सलमान नईम के, तो इस हिसाब से सेटबैक तो एक ओवरऑल मुश्किल सूरत हाल तो है ऑन साहब आप लोगों के लिए इस पंजाब के इंतखाब में? नहीं, इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं है। एक चीज थोड़ी सी बता दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, जब सलमान नईम 2018 में इलेक्शन जीते थे, उस वक्त भी सलमान ने जो नारा मारा था वो ये था कि मैं जीत गया तो मैं इमरान खान के साथ शामिल हो जाऊंगा, और उन्होंने बल्ले का ही वोट मांगा था। प्रैक्टिकली उस वक्त शाह महमूद साहब भी लड़ रहे थे, नून लीग का कैंडिडेट मौजूद था। सलमान नईम ने कहा था मैं यंगस्टर हूं, मुझे इमरान खान साहब पसंद है, आप मुझे वोट दें, मैं पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा। तो 18 में प्रैक्टिकली सलमान नईम एक अल्टरनेटिव के तौर पे पीटीआई का वोट ही मांगा था। और इस वक्त की जो हवा और फिजा यहाँ पे बनी हुई है वो तो खैर ऑटोमेटिकली पीटीआई के फेवर में है, क्योंकि जिस किस्म का एक साजिश के नतीजे में जैसे हमारी गवर्नमेंट को जिताया गया, अपना हराया गया, उस तरीके से लोगों में एक बहुत बड़ा एक गुस्सा और सेंटिमेंट मौजूद है। सो वो तो आउटरीच आपको 17 में नजर आएगा। हैविंग सेड दैट कि वो यंगस्टर है, यस यंगस्टर है, पैसा लगा सकता है, इसका जीत से ताल्लुक नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड आप 20 हल्कों में देख लें तो नून लीग ने बेसिकली पीटीआई के कैंडिडेट जीते थे, उन सबको टिकट दे दिया है। अपना तो नून लीग का नैरेटिव तो खत्म हो चुका। नून लीग की अपनी सियासत, अपना वर्कर, अपना जो कैंडिडेट था वो तो किसी भी एक हल्के में मौजूद नहीं। इट्स लाइकली कि एक हल्के में पीटीआई का जो ओरिजिनल पीटीआई था वो मौजूद है, और इस एक नया हल्के में एक नया पीटीआई का चेहरा है। सो पीटीआई पुराना और पीटीआई नया चेहरा आपस में फिर कॉन्टेस्ट कर रहा है। इन एंटायरली 20 हल्कों में नून लीग तो तकरीबन वाइप आउट हो ही चुकी है। अवाम में यह फैसला करना है कि जो शख्स मनहरफ हुआ और पीटीआई के साथ, क्या मैंने उसको वोट देना है या मैंने इमरान खान को वोट देना है। नून लीग तो इस पूरे बाई इलेक्शन में किसी जगह पे हिस्सा है ही नहीं। हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, अगर इलेक्शन कमीशन के साथ एफआईआर दर्ज करने के बाद ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी के, मतलब सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स जो है ना वो अपनी मर्जी के लगाए जा रहे हैं। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी मर्जी के लगा के इलेक्शन लड़ना है तो खैर उसमें कोई नहीं। अवाम का सेंटिमेंट इतना ज्यादा है कि तमाम तर धांधलियों के बावजूद हम फिर भी इलेक्शन जीत जाएंगे। फंड्स की जो आप लोग बात कर रहे हैं, कल शाह साहब ने भी इल्जाम लगाया, मैं ब्रेक के बाद आपसे इसके ऊपर जरूर जवाब लूंगी। इसको डीआरओ मुल्तान साहब हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जो फंड्स हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ये तो आपके दौर के ही जारी किए हुए फंड्स हैं जिसके ऊपर अभी इस वक्त काम हो रहा है, कोई नई स्कीमें हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई हैं। इस किस्म के दीगर भी इल्जामात हैं आप लोगों के, उस पर भी जो रिस्पॉन्स आया उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं तारिक फजल साहब हमारे साथ मौजूद हों। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वो तवज्जो का मरकज़ हैं इन तमाम जमातों के लिए, और वो बहुत कुछ जाहिर कर देंगे और बड़े अहम भी हैं 20 सीटों के इंतखाबात। इसके बारे में बात हो रही है। बैरिस्टर साहब, अब आप सुन रहे थे ऑन साहब की बात, इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। एक और जाविया है सारी चीज़ को देखने का। वो कहते हैं कि नून लीग का अपना वर्कर तो है नहीं यहाँ पर, इस इंतखाब के अंदर मुकाबला हो रहा है पीटीआई के लोगों का, जो पुराने पीटीआई थे बामुकाबला अब जो पीटीआई के होंगे। तो इसका असर हमें नजर आएगा उस चीज का जिसका पीटीआई बहुत जोर देती है अपने सपोर्टर के ऊपर भी, कि जिन्होंने हमें छोड़ दिया, लोटे हो गए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये अहमियत होगी इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अक्सर इसके जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, गुजरार साहब ने जिस केस का हवाला दे रहा था ना, वो सरकारी अराजी 900 किनाल जो इल्जाम आया एंटी करप्शन, उस वाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं करप्शन की केसेस की बात कर रहा हूँ, और फराह खान के हवाले से मामला सामने आया, नैब का नोटिस उनको गया। मलिक रियाज साहब का 190 मिलियन जो इमरान खान साहब के दौर में वापस आया, उसके बाद फिर शहजाद अमर साहब का रिकॉर्ड है, ये अवाम का पैसा है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ बैरिस्टर साहब, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वो बात जरूर करें, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस तरह के इल्जामात लगाए हैं। लेकिन एक मैं कोशिश करती हूँ, अगर आपकी आवाज़ थोड़ी, मेरी टीम माजरत इसके लिए आपसे कता कलामी की,
तब तक सेनेटर रॉन साहब आप ही बात कर लें। ये खान साहब जो कह रहे हैं कि हम एक वाहिद जमात है जो करप्ट नहीं थे, लेकिन आप लोगों के हवाले से एक पूरी चार्जशीट बना रही है इस वक्त की हुकूमत, तो ये फिर तजाद नहीं है इस बात के अंदर? जब एक फराह खान के हवाले से एक इल्जाम मौजूद है, मलिक रियाज के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि इस चीज की तहकीक हो रही है। अच्छा, वैसे अफसर बीबी, अगर कोई इस किस्म का इल्जाम में कोई एक मुसल्लमा हकीकत मौजूद है तो सिटिंग गवर्नमेंट है, आज एंटी करप्शन को बुला लें, FIA के थ्रू केस करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के हवाले से बार बार बात की जाती है, तो कल को तो फिर ये भी एतराज करेंगे कि जी आपने शौकत खानम जो अस्पताल बनाया था वो जमीन क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ जो कि उस वक्त पंजाब के अबू जान थे उन्होंने हमें तोहफे में दी थी। मतलब ये क्या प्रैक्टिकल है? यानी कि चैरिटेबल कोई इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जमीन कहीं से ली जाती है, पैसे फंड्स के इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन उसकी कमाई या इनकम के ऊपर किसी का कोई हिस्सा नहीं होता। वो जो ट्रस्ट है उसको कल सेल परचेज करके पैसे नहीं बनाए जा सकते, उसकी इनकम को घर नहीं ले जाया जा सकता। तो हमने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई एक ऐसा स्कैम आपके पास अवेलेबल है तो अवाम के सामने ले आए। आप एक खातून का नाम बार बार लेके आ जाते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। अगर इतने आप सियाने और खातून का नाम इसलिए लाया जाता है ऑन साहब क्योंकि इमरान खान साहब उनका दिफा करते हैं, आकर इल्जाम लगा वो इररेलेवेंट थी खातून, तो इमरान खान साहब दिफा ना करते। दूसरा जो आप लोग जो एतराजात पेश करते हैं एहतसाबी निजाम के ऊपर, मुझे मैं सवाल पुट करने दीजिएगा कि आपने नैब के अंदर जो तरमीम हुई उसमें सबसे बड़ा इशू इस बात को बना लिया कि ये जो पहले था कि मुल्जिम जो है वो साबित करे कि अपने ऊपर जो लगा हुआ इल्जाम है, ये तो दुनिया का कोई कानून ये बात नहीं कहता कि जिस पे इल्जाम लगे वो साबित करे। तो आप लोगों के आइडियाज थोड़े ट्विस्टेड लगते हैं एहतसाब के हवाले से, और जितना अरसा आप लोग इक्तदार में रहे साबित नहीं हो सका किसी के ऊपर, जिसका बड़ा एज हासिल करती है ये जमातें जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है। अगर किसी ने की भी करप्शन तो वो विक्टिम प्ले करते हैं इस चीज के ऊपर आप लोगों की वजह से। जितना आपने इस वक्त नैब के लॉ को हमारे वाले से पढ़ा है, आप कम से कम ये जो अमेंडमेंट आज से 2-3 दिन पहले जो एप्लीकेबल हुई है उतना तो फिर अफसोस उस पर भी होना चाहिए था। मतलब वो तो पर्सन तफसीली बात कर रहे हैं 2-3 दिन से, पर्सन स्पेसिफिक बात हुई ना, यानी कि वो कहते हैं यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज, यानी कि वो कवानीन बनाए गए जिसका जात मैं खुद कानून बनाऊं, जिसका बेनिफिट मैं खुद लेना शुरू कर दूं। तो सबसे ज्यादा तनकीद तो प्रेजेंट गवर्नमेंट पे होनी चाहिए। हमने अगर कोई कवानीन बनाए तो वो तो एक गवर्नमेंट स्पेसिफिक थे कि जी अगर कोई कैबिनेट कोई डिसीजन करती है और वो डिसीजन गलत या ठीक, मतलब उसकी जो जो डिसीजन की जो जजमेंट है उस पर तो बात की जा सकती है, लेकिन उसको करप्शन से नहीं जोड़ा सकता। इस बात के ऊपर किसको क्या एतराज हो सकता है? आप इस वक्त जितनी अमेंडमेंट हुई है उस अमेंडमेंट ऑन साहब इतना जो वावेला है उसमें यह कहां साबित होता है कि जो तरामीम हुई हैं ये जो एग्जिस्टिंग केसेस है उनके ऊपर अप्लाई होगी? ये भी तो कहीं पे नहीं कहा गया ना। एक मिनट के लिए अभी आजम नजीर तारड़ को कह दे और नहीं तो मरियम सफ्दर अवान को कह दे, एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि जितने नैब के कवानीन हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी 20 जून के बाद शुरू होगी और 20 जून से पहले जितने रजिस्टर्ड है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात क्लियरली कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। आप ये कहेंगे आज से 30 साल पहले इस कानून की वजह से भी अगर कोई उसमें फ्लॉ था तो वो केस भी खत्म हो जाएगा, ताकि खाकान अब्बासी, हमजा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, सारे के सारे वो 1100 मुझे ये एहतशाम साहब भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं एहतशाम साहब ये कहेगा, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी उसके लिए माजरत। अब आप एक तो जो बातें कह रहे थे जो कि करप्शन के हवाले से, दूसरा ये जो नैब के हवाले से तरामीम है ये वाजे करने की जरूरत है ताकि एक बड़ा जो मजबूत हो रहा है तासुर के ये जमातें आई, इनका एक ही मकसद था, बल्कि 2 मकासद थे। जो खुरम साहब की बात है उसके बाद तो बज़ाहिर जो एतराफ है, लेकिन ये मकसद था कि अपने केसेस खत्म करें। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला नहीं बन जाता कि यही लोग बैठ के तरामीम करें जिनके ऊपर केसेस भी हैं? वजाहत होनी चाहिए इस बारे में। अच्छा, उसमें जो कुछ तरमीम है उनसे तो मैं इतफाक करता हूँ। मिसाल के तौर पे नैब के पास फिजिकल रिमांड लेने का जो इख्तियार था वो 90 दिन था। उसको एक क्रिमिनल केस जो मैक्सिमम जैसे मर्डर केस में 14 दिन तक आप ले सकते हैं उस पर ले आए हैं। इंक्वायरी उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए, कई साल लग जाते थे जो कि लॉ के या जस्टिस के स्पिरिट के खिलाफ है, तो वो 6 महीने में मुकम्मल होनी चाहिए। ट्रायल 1 साल के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती है, 3 साल के बाद दोबारा उनको दोबारा से नहीं तोसी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ तरमीम है बेज़ाब्तगियों के हवाले से और एक बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से कि वो प्रोसिक्यूशन पे होगा टू प्रूव द गिल्ट के फाइनेंशियल करप्शन हुई है। तो मेरे ख्याल से एक वकील की हैसियत से मुझे इनमें से किसी भी अमेंडमेंट से इख्तलाफ नहीं है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव की बात है, वो कहते हैं जी कि खुद को NRO देने के लिए इन्होंने किया है। तो जब नहीं अमेंडमेंट्स हुई थी और 3.5 साल तक आप लोगों की हुकूमत थी तो आप लोगों ने क्या कर लिया? पुराने कवानीन थे ना, ये तरमीम तो नहीं थी। आप बैठे हुए थे, चेयरमैन नैब भी इससे पहले वाले थे,
तो कितनी रिकवरी आपने की है? एक बहुत बड़ी स्टोरी अभी थोड़े अर्सा पहले मैंने की है, आपकी नजर में भी होगी यकीनी तौर पे अफसा, के नैब ये दावा करती है कि इन्होंने 820 अरब रुपए रिकवर किए। और कायमा कमेटी में जब चेयरमैन नैब से पूछा गया, कायम मुकाम चेयरमैन नैब से, कि वजारत खजाना के रिकॉर्ड में तो सिर्फ 15 अरब आए हैं, तो बाकी 805 अरब रुपए का आए, तो उसका कोई जवाब ही नहीं आया। यानी कि वो 805 अरब रुपए का कोई ऑडिट ही मौजूद नहीं है। तो ये तो नैब का भी हाल है जो कहता है 820 अरब। अब किधर आप देखें 805 अरब रुपए जिसका नैब ने हिसाब देना है और वो देने में नाकाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौरे हुकूमत में सोई रही है, इनसे हिसाब नहीं लिया। और दूसरी तरफ आप 20-30 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, जिसके ऊपर एहतसाब होना चाहिए, कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उनके केसेस पर एहतसाब के नाम पर सियासत करते हैं सिर्फ इक्तदार में आने के लिए, तो ये गलत है। और एक और चीज कि करप्शन ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, और करप्शन नहीं होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट दी ओनली प्रॉब्लम विद दिस कंट्री। फॉर गॉड सेक देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। आप यहाँ पे 20-30-40-50 अरब रुपया अगर रिकवर कर भी लेते हैं करप्ट नासिर से, 100 अरब कर लेते हैं, 200 अरब कर लेते हैं, पाकिस्तान की मईशत बुहरान से निकल सकती है? नहीं निकल सकती। उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, आपको इंडस्ट्री डेवलप करनी है, आपको डैम्स बनाने हैं। आप अभी वाटर क्राइसिस में जा रहे हैं, हिंदुस्तान आपके दरियाओं का पानी पी जाता है, आपको नहीं मिलता, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते। इस पे एक मसला ये दरपेश रहता है एहतशाम साहब कि हम लोग सेपरेटली नहीं देखते मामलात को। जैसे मईशत एक चीज है, एहतसाब एक सेपरेटली चीज है, क्लाइमेट चेंज एक और चीज है। हम लोग वेरी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की तरजीहात किसी भी हुकूमत की सेपरेटली नहीं होती हैं चीजों के हवाले से। एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आऊंगी तो आपसे एक और इशू के ऊपर बात करनी है, और फिर जो सवालात आपने उठाए उसके ऊपर ऑन साहब से भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। क्विकली सेनेटर ऑन साहब, आपसे अब जो बात बैरिस्टर साहब कह रहे थे और आप मुस्कुरा रहे थे इसके ऊपर, जो करप्शन के हवाले से आप लोगों की बातें थी, हमने सुना हर वक्त करप्शन करप्शन करप्शन। बैरून मुल्क भी इमरान खान साहब गए तो उन्होंने यही खिताब किया कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, फॉरेन इन्वेस्टर को भी यही पैगाम दिया, ये तनकीद होती रही खान साहब के ऊपर कि उन्होंने अपना एक ही बयानिया रखा हुआ है, बजाय इसके कि केसेस के ऊपर काम हो रहा हो और ऐसी इंक्वायरी हो रही हो कि जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। शहजाद अकबर साहब का एसेट रिकवरी यूनिट भी बैरून मुल्क एक मजाक बन के रह गया, और आखिर में उनको हटा क्यों दिया ये भी किसी को समझ नहीं आई है। और आज एक और इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर, इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दें कि चेयरमैन नैब को आप लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। वो जो खातून मंजर यहाँ पे आई, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, तो अब आप समझते हैं कि प्रायोरिटीज में कहीं ना कहीं मसला था, और वही कहीं ना कहीं आज की हुकूमत भी कर रही है, हर रोज हर आए दिन फराह खान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। अच्छा बीबी, जो मुस्कुराहट की मेन वजह थी वो ये थी कि बैरिस्टर साहब की स्टेटमेंट और एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट में कोई खास फर्क मुझे नजर नहीं आया जो उन्होंने कल कहा था। और क्या स्टेटमेंट थी? वो फरमा रहे थे कि ये जो करप्शन होती है इससे मुल्क की तरक्की में कोई फर्क नहीं पड़ता, करप्शनें होती रहती हैं। ये एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो इस जमाने में हमजा शहबाज शरीफ दिया करते थे कि बच्चों करप्शन एक मुल्क में होती है और इसको होने देना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इशू यहीं पे इसी माइंडसेट के साथ है कि करप्शन को आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये मुल्क को दीमक की तरह चाट जाती है। उसकी वजह ये कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 22,000 लोग ऐसे होते हैं जो करप्ट होते हैं और वो पूरी कौम को रगड़ जाते हैं। अब ये प्ली लेना कि करप्शन क्योंकि आप रिकवर नहीं कर पाते, आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो इस केपेबल नहीं है कि करप्शन को प्रूव कर ले, इसलिए इसको छोड़ के हमें डैम्स पे ध्यान देना है, हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, हमें रिफॉर्म्स पे ध्यान देना। नो, ये तो एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी होगी जो हर टियर पे काम करना पड़ेगा। आपको करप्शन को टॉप से रोकना पड़ेगा। पटवारी की करप्शन, SHO की करप्शन कुछ नहीं कहती। इल्जाम आपके ऊपर यह है कि आप लोग सियासी बुनियादों पर एहतसाब की बात कर रहे थे। KPK का एहतसाब कमीशन किधर गया? ऑन साहब, आपके सामने ये बहुत सारे इल्जाम थे, और ये नैब चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की बात का तो जवाब दें आप। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आजकल हर तरफ। आखिरी पॉइंट करके उस तरफ चला जाता हूं। अगर मकसूद चपरासी वहां पे कत्ल हो जाता है, और ये बात ऑन रिकॉर्ड इसलिए मौजूद है कि उसके अकाउंट में 1 अरब 70 करोड़ आया था और वो कहता था कि उसकी 25,000 तनख्वाह है। इसमें कि कितना एक अरिस्टोटल का दिमाग चाहिए इस चीज को साबित करने के लिए कि एक 25,000 तनख्वाह वाले आदमी के अकाउंट में जब 1 अरब 70 करोड़ आएगा। अब इसको अगर सिस्टम ना प्रूव कर जाए तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है बकौल एहसन इकबाल के। तो सिस्टम में जब शहजाद अकबर साहब जैसे लोगों को लाया जाए तो वो कैसे उस चीज को साबित करने के लिए इकदाम नहीं कर सकते? ऑन साहब, सवाल ये था आपके पास।
मसला शहजादा का नहीं, मसला सिस्टम के साथ भी था। यानी कि 110 लोगों ने जब क्रॉस वर्जन जाके देना होगा, जब आपने एविडेंस इकट्ठा करना होगा, तो 110 लोगों की स्टेटमेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूटर ने फिर स्टेटमेंट लेनी है। वो एक प्रोसीडिंग ऑफिसर जो प्रोसेस का जो तरीकाकार है वो इतना एक प्रोलॉन्ग है कि शायद उसमें से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं। यानी कि ये इस तरह हो कि मेरे हाथ में इस वक्त 10 करोड़ रुपए कैश पकड़ के बैठा हूं और लोग कहें कि ये मैंने हराम का पैसा कहीं से मंगवाया है, आप साबित नहीं कर सकती हराम का पैसा है, हत्ता कि मेरे रिटर्न्स 1 करोड़ से ऊपर के ना हो। तो सिस्टम इन इटसेल्फ इतना एक वो यानी कि कोल्यूटेड हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। अब इसी सिस्टम में रह के मामला चलाने हैं तो फिर से कैसे इस सिस्टम में कैसे चलेंगे ऑन साहब, जब 3-4 साल आप हुकूमत करने के बाद भी इस पोजीशन में है कि आप लोग क्लूलेस नजर आते हैं कि आप करप्शन कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए एक विल चाहिए। आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट में 3.5-4 साल में आपको कम से कम विल जरूर नजर आई थी। आपको हर वक्त कम से कम ये पैसे पता जरूर चल रहा था कि जरा लंदन में किस किस के फ्लैट्स हैं। जरदारी साहब का मैनहट्टन में जब वो पेंट हाउस निकला था तो हमने एक्सपोज किया था, वो तो पहले ही पता था सर, हमें तो ये बाद में आपकी हुकूमत के तवस्सुस से पता चला कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी शहबाज शरीफ साहब को, जो आपने हुकूमत में आने से पहले से बयानिया बनाया हुआ था। I think this is putting up something very wrong. नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस वक्त ये कहा था कि वहां पे जो उसके पैसे पड़े उसमें कोई इशू नहीं है। ये उससे कहीं साबित नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से वो इल गॉटन मनी आया था या पाकिस्तान से किस सोर्स है। अब नेशनल क्राइम एजेंसी हमारी FBI के साथ तो थोड़ा काम कर रही थी, यहां से वो थोड़ा इंफॉर्मेशन ले रही थी, उसने तो अपने सोर्सेज को वेरीफाई किया था जो पाकिस्तान से यहां से ब्लैक मनी। लेकिन आप ये मानते हैं कि ऑन साहब वक्त खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ वन लाइनर कि आपके पास विल थी, आपकी नीयत थी आपकी, लेकिन आप लोगों में सलाहियत नहीं थी करप्शन, और आप आइंदा भी जब आप कहते हैं कि हम करप्शन खत्म कर देंगे तो सलाहियत अभी भी नहीं है। आई थिंक विल भी थी, सलाहियत भी थी, वो जो व्हीकल चाहिए थी, जो सपोर्टिव एक एजेंसी का एक रोल चाहिए था, वो हमें किसी तरह प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा था। चाहे वो प्रोसिक्यूशन के लेवल में था, चाहे वो कोर्ट्स के लेवल में था, इवन कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का अपना जो एक नेटवर्क था वो इतना कम्बरसम होता था कि किसी भी चीज के लिए लेटर लिखना हो तो 2-2 महीने के लिए जवाब आया करते। आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज लैकिंग ऑन आवर पार्ट, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो वक्त खत्म हो गया सर मेरे पास जी। सर बहुत शुक्रिया सेनेटर रौन अब्बास साहब, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब भी हमारे साथ। वक्त बचता तो मैं बैरिस्टर साहब को कमेंट लाजमी लेना चाहती थी इसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ही वक्त। अगर PTI जिस आइडियल सूरत हाल का तकाजा कर रही है वो आज तक तो पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को मिली नहीं कि तमाम सिस्टम इन लाइन हो और वो आके अपनी मर्जी के काम करे और उनको एक ऐसी भी सूरत हाल मिले कि अगले 15 साल भी वो हुकूमत कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसी तो सूरत हाल नहीं मिली। आने वाले वक्तों में देखते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल किसी एक सियासी जमात के लिए बन सकती है या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।